Hello everyone. So today's topic of discussion is the MSME sector in India. इसके पहले एक छोटा रिकैप कर लेते हैं कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था. इन द लास्ट क्लास वी कवर्ड बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव. ठीक है, इसको हमने काफ़ी डिटेल में कवर किया था. हमने कुछ डायग्राम्स भी देखे थे इस टॉपिक पे, है ना. तो इस वीडियो को ज़रूर देखना आप लोग. इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. एंड कल आई विल अपलोड अ वीडियो ऑन जुडिशल अपॉइंटमेंट्स. ठीक है, ये कल ये वीडियो आ जाएगा. बेसिकली द कोलिजियम सिस्टम और जुडिशल इंडिपेंडेंस को लेकर के, जुडिशल अपॉइंटमेंट्स को लेकर के जो भी इश्यूज़ हैं, इट विल गेट कवर्ड इन दिस वीडियो. इस साल GS2 में भी देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन जुडिशल इंडिपेंडेंस एंड इट एज अ प्री रिक्विजिट टू डेमोक्रेसी. तो वो सारे इश्यूज़ हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे. बट अभी आ जाते हैं आज के वीडियो पे. सो आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं MSME सेक्टर. ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, क्योंकि आप देखो दैट इन द मेंस एग्जामिनेशन दिस ईयर द फर्स्ट क्वेश्चन वाज ऑन द MSME सेक्टर. वो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है दैट द फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ रिक्वायर्स इंक्रीज शेयर ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन द GDP, particularly of the MSMEs. Comment on the present policies of the government in this regard. It was a 10 marker एंड ये पहला क्वेश्चन था. ठीक है, सिमिलरली इस साल के प्रीलिम्स में भी, इन द प्रीलिम्स 2023, एक क्वेश्चन था. अकॉर्डिंग टू द MSME एक्ट, द मीडियम एंटरप्राइजेस आर दोज in with investments in plant and machinery between 15 crore and 25 crore, and all bank loans to MSME qualify under the priority sector. ठीक है, तो ये तो फैक्चुअली इनकरेक्ट है. ठीक है, आप इस ऑप्शन को एलिमिनेट कर लोगे डेफिनेशन से तो ही आप दो ऑप्शंस पे आ जाओगे. सम इंस्टीट्यूट्स हैव गिवन द आंसर एज बी, अदर्स हैव गिवन इट एज डी. कुछ इंस्टीट्यूट्स ने कोट किया है द RBI's मास्टर सर्क्यूलर ऑन PSL. ठीक है, और उन्होंने आंसर दिया है बी. ठीक है, बट UPSC देखते हैं क्या आंसर देता है. इट विल बी बिटवीन B एंड D. अब ये तो नेक्स्ट ईयर ही पता चलेगा. बट इतना तो समझ आ गया दैट इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि मेंस में भी क्वेश्चन आया इस साल एंड प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आया. ठीक है, तो इस टॉपिक को कवर करते हैं थोड़ा डिटेल में. तो सबसे पहले हमें ये जानना है, यही चीज़ प्रीलिम्स में पूछा गया था. ठीक है, तो बेसिक्स क्या है? अकॉर्डिंग टू द MSME डेवलपमेंट एक्ट 2006 फॉर बोथ मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर. अब डेफिनेशन को ना एकदम स्ट्रीमलाइन कर दिया गया है. पहले अलग था फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर, बट अब माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, चाहे मैन्युफैक्चरिंग का हो चाहे सर्विसेज का हो, इट इज़ बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर. ठीक है, सो माइक्रो एंटरप्राइजेस कैसे पहचाने जाते हैं? व्हेन द इन्वेस्टमेंट इज़ 1 crore एंड द टर्नओवर इज़ 5 crore एनुअली. ठीक है, एंड स्मॉल में द अमाउंट इज़ 10 crore इन्वेस्टमेंट एंड 50 crore टर्नओवर, एंड मीडियम में 50 crore इन्वेस्टमेंट एंड 250 crore का टर्नओवर. सो ये जो था, यहीं पर ये क्वेश्चन आया था ना. मीडियम एंटरप्राइजेस में आप देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, आर दोज विद इन्वेस्टमेंट्स इन प्लांट एंड मशीनरी बिटवीन 15 crore एंड 25 crore. तो वो गलत हो गया. ठीक है ना, यहाँ पर आप देखो 50 crore लिखा हुआ है. ठीक है, तो ये आप समझ ही रहे हो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. एंड ये आपका एक डेफिनेशन बेस्ड इंट्रोडक्शन. आप इसको ना कहीं पर अपने पेपर में इससे इंट्रोड्यूस करना तो मुश्किल होगा. इंट्रोड्यूस ऑब्वियसली हम लोग डेटा से करेंगे, बट ये अगर डायरेक्टली पूछा जाए तो आप ये लिख सकते हो. ठीक है, प्रीलिम्स में तो पूछ लिया गया, मेंस में इस तरीके से लिखना मुश्किल ही होगा, बट हम लोग मेंस के लिए डेटा याद करेंगे. सो पहला हम लोग को याद क्या रखना है? कंट्रीब्यूशन ऑफ द MSMEs. कंट्रीब्यूशन ऑफ द MSMEs टू द GDP, टू द मैन्युफैक्चरिंग GDP एंड द एक्सपोर्ट्स क्या है? राइट, GDP में द कंट्रीब्यूशन इज़ 30%, मैन्युफैक्चरिंग GDP में द कंट्रीब्यूशन इज़ 45% एंड एक्सपोर्ट्स में द कंट्रीब्यूशन इज़ 40%. ठीक है, उसी तरीके से नंबर ऑफ MSMEs कितने हैं और एम्प्लॉयमेंट में कंट्रीब्यूशन कितना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है. द नंबर ऑफ MSMEs इज मोर देन 6 crore, 90% ऑफ विच इज़ इनफॉर्मल. आपको पता ही है कि इनफॉर्मल सेक्टर डोमिनेट्स आर इकोनॉमी. एंड एम्प्लॉयमेंट में कंट्रीब्यूशन कितना है? सो इट इज़ मोर देन 11 crore. ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखने की ज़रूरत है, जो MSME के थ्रू इंक्लूसिविटी आता है ना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. बिकॉज इन द रूरल एरियाज़ द MSMEs contribution 50% से ज़्यादा है. 50% ऑफ द MSMEs आर इन द रूरल एरियाज. ठीक है, एंड मोर देन 66 आर
started by socially and educationally backward communities. So every 1 out of 2 is in the rural area and every 2 out of 3 is started by a socially and educationally backward individual. इस वजह से ये हमारे इंक्लूसिव ग्रोथ में भी बहुत इम्पोर्टेंट है ना. इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए ये GS3 का एक टॉपिक भी है अपने आप में. सो दे कैन आस्क अ क्वेश्चन जहाँ पे वो MSME और इंक्लूसिव ग्रोथ को लिंक करके एक क्वेश्चन पूछ लें. ठीक है. सो हमने बेसिक्स कवर कर लिया, समझ लिया कि क्यों इम्पोर्टेंट है और डेटा याद कर लिया. ठीक है. ये डेटा आप याद कर लो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आप इंट्रोडक्शन भी लिख सकते हो और बॉडी में भी आप सब्सटेंशिएट कर सकते हो. इंक्लूसिविटी वाले पॉइंट को ज़रूर याद रखना. नंबर एंड एम्प्लॉयमेंट अगर भूल जाओ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कंट्रीब्यूशन का और ये इंक्लूसिविटी वाला पॉइंट ज़रूर याद रखना. नाउ कुछ चैलेंजेस समझ लेते हैं. अब ये चैलेंजेस ना आपको अलग से याद नहीं रखना है. जस्ट ट्राई टू इमेजिन कि आप मान लो कि आप एक टेक्सटाइल फैक्ट्री खोलना चाहते हो छोटा सा. ठीक है. एंड Tier 2 या Tier 3 सिटी में. ठीक है. आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस होंगे, बस उनको ही लिस्ट डाउन करना है. ये सब याद नहीं रखना होता है. ठीक है. सो आप फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के तरीके से अगर देखो तो यू विल फेस चैलेंजेस इन लैंड, लेबर, कैपिटल एंड मार्केट. ठीक है. और आप टेक्नोलॉजी एंड पॉलिसी रिलेटेड इश्यूज फेस करोगे. यही 6 इश्यूज आप फेस करोगे. तो उसी को आप लिख दो पॉइंट्स के तरीके से. जैसे लैंड में आपका क्या होगा, आपका कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग लैंड, आपको लैंड खरीदना पड़ेगा, इट विल बी कॉस्टली, सो हाई कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप. फिर लेबर में आपको स्किल्ड लेबर नहीं मिलेगा. 5% आपको पता ही है 5% फॉर्मल स्किलिंग रेट है इंडिया में. सो इस वजह से अनस्किल्ड मैन पावर, इनफॉर्मलाइजेशन, जो लेबर आपके यहाँ काम कर रहा है उनके पास भी सोशल सिक्योरिटी नहीं है. कैपिटल में फॉर्मल क्रेडिट नहीं मिलेगा. लेस देन 20% ऑफ द MSMEs हैव एक्सेस टू फॉर्मल क्रेडिट. ठीक है. मार्केट में आपको मार्केट एक्सेस नहीं मिलेगा, आप एक्सपोर्ट नहीं कर पाओगे, कंपटीशन होगा फ्रॉम द इम्पोर्ट्स. आपको पता होगा दैट इंडिया डिड नॉट पार्टिसिपेट इन दी RCEP इसी वजह से, बिकॉज इम्पोर्ट्स के चैलेंजेस की वजह से हमारे खुद के इंडस्ट्रीज़ पे इम्पैक्ट पड़ता. तो लैंड, लेबर, कैपिटल एंड मार्केट, जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उसमें चैलेंजेस फेस करेंगे हम लोग. इमेजिन योर सेल्फ इन अ Tier 2, Tier 3 सिटी. आपने एक छोटा सा फैक्ट्री खोलने का कोशिश किया तो आप क्या क्या चैलेंजेस फेस करोगे वही लिखना है. ठीक है. वैसे ही सिमिलरली टेक्नोलॉजी, आपको टेक्नोलॉजी Tier 2, Tier 3 सिटीज़ में नहीं मिलेगा. एक डिजिटल डिवाइड रहेगा, टेक इंटीग्रेशन लो रहेगा, तो आपका जो प्रोडक्टिविटी है वो ऑब्वियसली बहुत नीचे चले जाएगा, है ना. तो यही चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पर भी. टेक्नोलॉजी का पॉइंट सिंपल है. पॉलिसी रिलेटेड इश्यूज आप क्या फेस करोगे. फर्स्ट है ये एज अ नेशन हम लोग फेस कर रहे हैं. ठीक है. वहाँ पर हम लोग क्या याद रखना होता है, दैट ड्वार्फिज्म इन द सेक्टर. ड्वार्फिज्म का मतलब क्या होता है, दैट इवन इफ द कंपनी इज़ 10 year old बट वो बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर रहा है, वो इट एम्प्लॉयज़ लेस देन 10 people. तो ये इकोनॉमिक सर्वे आई थिंक 2018-19 या 2019-20 वाले, इन दोनों में से कोई एक इकोनॉमिक सर्वे had one chapter on this topic कि dwarfism हो रहा है हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एंड दी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं वो. ठीक है. तो dwarfism इन द सेक्टर, आप बस ये समझ लो कि कंपनीज़ का लाइफ स्पैन तो बहुत है, लाइफ स्पैन है. ठीक है. लाइफ स्पैन है बट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बहुत ही पुअर है. ठीक है. एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बहुत ही पुअर है, वही होता है dwarfism. ठीक है. उसके साथ साथ अब ये dwarfism होता क्यों है, बिकॉज देर इज़ अ कॉम्प्लेक्सिटी इन द लेबर लॉज. ठीक है. एंड these MSMEs they practice something which you can term as voluntary exclusion. ठीक है. बिकॉज इनको अलग अलग एक्ट्स का पार्ट नहीं बनना है. क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा लोगों को हायर करोगे ना तो आपको बहुत सारे कंप्लायंस का ध्यान रखना पड़ेगा. जैसे कि अगर आपके पास 100 एम्प्लॉयज़ से ज़्यादा है, सो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट को भी आपको फॉलो करना पड़ेगा. जैसे कि उससे क्या होगा, जैसे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट में ट्रेड यूनियन रिलेटेड चीज़ें है ना, स्ट्राइक रिलेटेड चीज़ें बहुत ज़्यादा उससे रिलेट करती हैं, तो आपको उन सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा. अगर आपके पास 1000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं तो आपको मिनिमम वेजेस एक्ट को फॉलो करना पड़ेगा. ठीक है. इस वजह से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ को अवॉइड करने के लिए ना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बहुत कम रह जाता है. एंड वो ऑब्वियसली
आप ये भी जानते ही हो कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस भी ख़राब होता है बिकॉज इतने कॉम्प्लेक्स लेबर लॉज हैं, बट गवर्नमेंट ने अब स्टेप्स लिया है एंड दे हैव ब्रॉट इट डाउन टू 4 कोड्स, जिससे कि थोड़ा सा कंप्लायंस भी बढ़ सके, फॉर्मलाइजेशन बढ़ सके, ठीक है। तो ये हो गए हमारे चैलेंजेस, लैंड, लेबर, कैपिटल, मार्केट, टेक्नोलॉजी एंड पॉलिसी रिलेटेड, ठीक है। अच्छा, अब हमें जो क्वेश्चन पूछा गया था इस साल, वहाँ पर आप देखो क्वेश्चन में हमें ये लिखने को आया था दैट कमेंट ऑन द प्रेजेंट पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट इन दिस रिगार्ड। तो गवर्नमेंट के क्या पॉलिसीज़, गवर्नमेंट के क्या स्टेप्स हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसको भी डिवाइड कर लेते हैं दैट गवर्नमेंट किन चीज़ों में स्टेप्स लेगी, क्रेडिट प्रोवाइड करने में, जो स्किल डेवलपमेंट में, क्लस्टर बेस्ड अप्रोच में, डिजिटल डिवाइड था तो डिजिटली बूस्ट करने के लिए, और बाकी कुछ और इनिशिएटिव्स। तो ये जो है ना, ये हेडिंग्स आप थोड़ा सा कोशिश करना याद रखने का, इट विल ब्रिंग स्ट्रक्चर टू योर आंसर्स, ठीक है। तो क्रेडिट में क्या याद रखना है दैट मुद्रा योजना, ये हम सबको पता है, ठीक है, जहाँ पे कोलैटरल फ्री लोन्स दिए जाते हैं टू द MSMEs। उसके साथ साथ क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी स्कीम, ताकि आप टेक्नोलॉजी को बढ़ा सको, ठीक है। यहाँ पे हमने पढ़ा ना टेक इंटीग्रेशन कम है, तो यहाँ थ्रू दिस स्कीम गवर्नमेंट प्रोवाइड्स अ 15% कैपिटल सब्सिडी ऑन द लोन्स, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्रेडिट नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए। उसी के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट के लिए एस्पायर स्कीम शुरू किया है गवर्नमेंट ने, ताकि इनोवेशन, रूरल इंडस्ट्री का ग्रोथ हो सके। यहाँ पर क्या होता है ना, इंक्यूबेशन सेंटर्स बहुत सारे हैं एंड नेटवर्क ऑफ टेक्नोलॉजी सेंटर्स, जिससे कि इनोवेशन बढ़ सके, ठीक है। तो एस्पायर स्कीम के थ्रू इनोवेशन बढ़ाने पर फोकस है, थ्रू इंक्यूबेशन सेंटर्स, थ्रू टेक्नोलॉजी सेंटर्स, ताकि स्किल डेवलपमेंट हो सके, ठीक है। वैसे ही टू इंक्रीज द बारगेनिंग पावर, और एक साथ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो सके, सो गवर्नमेंट वांट्स की क्लस्टर बेस्ड अप्रोच आप लोग रखें, ठीक है, ताकि आप एक साथ बहुत सारा स्केल पे प्रोड्यूस कर सकें, एक्सपोर्ट कर सकें। इस वजह से गवर्नमेंट प्रोमोट्स दिस, है ना। एग्रीकल्चर सेक्टर में भी हम लोग देखते हैं दैट गवर्नमेंट इज टेकिंग स्टेप्स ऑफ क्लस्टर बेस्ड अप्रोच, ठीक है ना। इससे इकोनॉमीज ऑफ स्केल आता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने इसके लिए भी स्टेप्स लिए इन द फॉर्म ऑफ स्फूर्ति स्कीम, है ना। उसके साथ डिजिटली बूस्ट करने के लिए काफ़ी सारे ई गवर्नेंस के मेजर्स लिए गए हैं। संपर्क स्कीम इज़ रिलेटेड टू जॉब्स, ताकि एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई रिलेशन इम्प्रूव हो सके, जॉब सीकर्स और जॉब गिवर्स के बीच में एक रिलेशन हो सके। सो संपर्क पोर्टल हैज़ बीन लॉन्च्ड। संबंध पोर्टल क्यों है कि आपको पता होगा बहुत सारे MSMEs से गवर्नमेंट प्रोक्योर करती है ना, तो ये प्रोक्योरमेंट प्रोसेस स्ट्रीमलाइन हो सके, उसके लिए संबंध स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड। और क्या होता है आपको पता होगा, डिलेड पेमेंट बहुत ज़्यादा कॉमन है इंडिया में, सो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए समाधान स्कीम लॉन्च किया गया, ठीक है। तो ये तो हो गए हमारे डिजिटल इनिशिएटिव्स, ई गवर्नेंस इनिशिएटिव्स। कुछ और इनिशिएटिव्स हम लोग याद कर लेते हैं। वो क्या है कि MSME रजिस्ट्रेशन, ताकि फॉर्मलाइजेशन बढ़ सके, द गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड द उद्यम पोर्टल, ठीक है। और लास्ट स्कीम जो आप याद रख सकते हो, विच इज़ फॉर इनवॉइस डिस्काउंटिंग एंड वर्किंग कैपिटल नीड्स, ताकि MSME सेक्टर को मिल सके, द ट्रेड्स प्लेटफॉर्म हैज़ बीन स्टार्टेड, ठीक है। ट्रेड्स प्लेटफॉर्म इज़ द ट्रेड रिसीवेबल्स एंड डिस्काउंटिंग सिस्टम। इसको हम लोग आगे एक थोड़ा सा आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन दिस, ठीक है। एक नीचे एक पॉइंट है, आई विल टेक इट अप देयर, ठीक है। तो ये तो हो गए हमारे जो भी स्कीम्स गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है, ठीक है। और गवर्नमेंट इन स्टेप्स के साथ करना क्या चाहती है, उसका विजन क्या है, वो चाहती है कि जो भी कंट्रीब्यूशन है ना, जो अभी इस लेवल पे है वो बढ़ जाए, है ना। तो GDP कंट्रीब्यूशन कितना हो जाए, 50% हो जाए। अभी कितना था, 30% है, तो वो बढ़ाना है, ठीक है। एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूशन 75% हो जाए, अभी कितना था, 40% था, ठीक है। तो आप समझ ही रहो, एम्प्लॉयमेंट कंट्रीब्यूशन भी 15 करोड़ तक चले जाए, जो कि अभी 11 करोड़ पे है, ठीक है। तो आप समझ गए कि गवर्नमेंट का विजन क्या है, बाय इंट्रोड्यूसिंग सच स्कीम्स GDP कंट्रीब्यूशन 50% हो जाए, एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूशन MSMEs का 75% हो जाए, और एम्प्लॉयमेंट कंट्रीब्यूशन 15 करोड़ तक का हो जाए, ठीक है। और आपको यहाँ पर इतने सारे स्टेप्स लेने के बाद भी जो भी चैलेंजेस उसके बाद भी बच जाएं, वी हैव टू ऑलवेज गिव सम सजेशंस, है ना, जो हमारे वे फॉरवर्ड बनते हैं, ठीक है। इसका स्कोप हर आंसर में रहता है, ठीक है। सो कुछ इम्पॉर्टेंट स्टेप्स दैट द गवर्नमेंट कैन टेक, उस पर ध्यान दे देते हैं। फर्स्ट इज़ देयर शुड बी अ सनसेट क्लॉज फॉर साइज बेस्ड इंसेंटिव्स। हमने पढ़ा ना कि ड्वार्फिज्म है सेक्टर में, ये क्यों है, क्योंकि जो MSMEs है ना, वो लोग, ताकि वो लोगों को स्कीम्स के बेनिफिट्स मिलते रहें,
इसलिए वो लोग ग्रो नहीं करते हैं और एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होता है इसके वजह से। सो जब एक सनसेट क्लॉज आ जाएगा ना, जहाँ पे कि अगर आपने 10 ईयर्स तक स्कीम का बेनिफिट उठा लिया और अभी भी आप लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं दे रहे हो, सो आपको फिर उस स्कीम का और बेनिफिट उठाने नहीं दिया जाएगा एंड देयर विल बी अ सनसेट क्लॉज कि आप साइज बेस्ड इंसेंटिव्स आपको ये पुश किया जाएगा दैट आप ग्रो करो, आप लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करो ताकि एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रीब्यूशन भी बढ़ सके, ठीक है। तो देयर शुड बी अ सनसेट क्लॉज, ये इकोनॉमिक सर्वे ऑफ 2019-20 का सजेशन है। उसके साथ साथ we can recalibrate the priority sector lending, PSL stands for priority sector lending, for sectors which have high employment elasticity। तो यहाँ पर भी employment पर फोकस है उन सेक्टर्स में जिनके employment elasticity ज़्यादा है, जिनका स्पिल ओवर इफेक्ट ज़्यादा है, जैसे कि टेक्सटाइल, जैसे कि टूरिज्म सेक्टर, वहाँ पर उनको बेटर क्रेडिट मिल सके, इसीलिए प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग को रिकैलिब्रेट करने की ज़रूरत है। उसके साथ क्या हो गया, ताकि मार्केट एक्सेस बन पाए तो एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को ग्रो करो विद द ई कॉमर्स इन इंडिया, ठीक है, ताकि गुड्स प्रोड्यूस हुए एंड ई कॉमर्स के थ्रू वो एक्सपोर्ट भी हो रहे हैं, अब इंटरनली भी इंडिया में मार्केट मिल रहा है, ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन मिल रहा है, तो इस वजह से एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद द ई कॉमर्स सेक्टर होना चाहिए। और क्या है, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट। लॉजिस्टिक्स कॉस्ट वाला आप ये डेटा याद रखना, ये बहुत जगह पे आएगा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हर बार ये डेटा आता है। 14% ऑफ जीडीपी है लॉजिस्टिक कॉस्ट, ये ओईसीडी कंट्रीज़ के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है, तो हमें उसे कम करना है ताकि जो भी प्रॉफिटेबिलिटी है ना वो बढ़ सके। तो अगर हम लोग लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को कम कर पाएंगे, एक्सेस टू क्रेडिट को बढ़ा पाएंगे, तो ये जब दोनों सिनर्जी में होगा तो ऑब्वियसली द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द एमएसएमईज विल इंक्रीज, ठीक है। उसी के साथ इंटीग्रेशन विद द ग्लोबल वैल्यू चेन्स, इट इज़ अबाउट कि आप एक्सपोर्ट मार्केट्स अपने लिए ढूंढ पाओगे जब आप जो भी ग्लोबल वैल्यू चेन्स है उनमें इंक्लूड करोगे अपने आप को। गवर्नमेंट ने आरसीईपी को ज्वाइन नहीं किया एंड वी हैव ऑल्सो पुल्ड आउट ऑफ द ट्रेड पिलर ऑफ द आईपीईएफ, बट फिर भी गवर्नमेंट को स्टेप्स लेने चाहिए ताकि जो भी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ है, अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, एटलीस्ट वहाँ पर हमारा जो एमएसएमई सेक्टर के थ्रू प्रोड्यूस्ड गुड्स है वो पहुँच सके। तो इंटीग्रेटिंग विद द ग्लोबल वैल्यू चेन्स विल प्रोवाइड अ बेटर मार्केट फॉर दीज कंपनीज, ठीक है। उसी के साथ ये जो इंपॉर्टेंट जो ट्रेड्स प्लेटफॉर्म है वो यहाँ पर थोड़ा समझते हैं दैट वी वांट एन इंटीग्रेशन ऑफ द जीएसटी नेटवर्क एंड द ट्रेड्स प्लेटफॉर्म। ये आरबीआई का एक प्रपोज्ड इनिशिएटिव है। इसमें क्या है ना, इसको थोड़ा समझते हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जीएसटी नेटवर्क और ट्रेड्स प्लेटफॉर्म में इंटीग्रेशन आ जाए। इससे फ़ायदा ये होगा कि सबसे पहले तो ट्रेड्स प्लेटफॉर्म को समझ लेते हैं। यहाँ पर होता क्या है ना, एक मान लेते हैं एक एमएसएमई है एक्स, ठीक है, एंड एक कॉरपोरेट है वाई। अब इसने इसको गुड्स दिए और मान लेते हैं कि इसे 100 रुपीज़ लेने थे, ठीक है। जब कॉरपोरेट इसको एट दैट टाइम परचेज़ के टाइम नहीं दे पा रहा है ये पैसे, तो क्या होता है ना, ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पे जो इनवॉइस जनरेट हुआ है दिस एमएसएमई कैन गो टू द ट्रेड्स प्लेटफॉर्म एंड यहाँ पर जो भी लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, मान लेते हैं ये 3 लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, इसने बोला कि आई विल गिव यू 90 रुपीज़ अभी, ठीक है, और ये बोलता है 92 रुपीज़, ये बोलता है आई विल गिव यू 95 रुपीज़। तो जब ये लोग बिड करेंगे सो ऑब्वियसली ये जीत जाएगा एंड दिस 95 रुपीज़ ये एक्स को दे देगा, इसके वर्किंग कैपिटल नीड्स मीट हो गए, इमीडिएट पेमेंट मिल गया, वाई को भी अभी पेमेंट नहीं करना पड़ा एंड इसने जो 95 रुपीज़ लिए ना, अब ये बाद में जा कर के इस कॉर्पोरेट से वो 100 रुपये ले लेगा और इसका प्रॉफिट हो जाएगा 5 रुपीज़ का, ठीक है। सो इसके वर्किंग कैपिटल नीड्स भी मीट हो गए और इसको भी अभी पेमेंट नहीं करना पड़ा एंड ये तो लेंडिंग में ही, लेंडिंग एंड कलेक्टिंग बिजनेस में इन्वॉल्व है, तो ये 95 रुपीज़ इसको देगा और 5 रुपीज़ का प्रॉफिट बना लेगा। सो दिस इज़ द डिस्काउंटिंग सिस्टम, ठीक है। तो जब यहाँ पर जब हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे ना जीएसटी नेटवर्क को और ट्रेड्स प्लेटफॉर्म को, तो जो भी इनवॉइस जनरेट होगा वो डायरेक्टली ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पे जाएगा एंड इट विल बिकम वेरी स्ट्रीमलाइंड। इस वजह से ही आरबीआई ये इनिशिएटिव लाना चाहती है जहाँ पे इट इज़ ट्राइंग टू इंटीग्रेट द जीएसटी नेटवर्क एंड द ट्रेड्स प्लेटफॉर्म। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। एक सेकंड इसको क्लीन कर लेते हैं। तो यही है हमारे वे फॉरवर्ड, ठीक है ना। हम लोगों ने जो जो कवर किया एक बार रिकैप कर लेते हैं। सनसेट क्लॉज फॉर साइज बेस्ड इंसेंटिव्स, रिकैलिब्रेटिंग द प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग फॉर हाई एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी एंड स्पिल ओवर इफेक्ट वाले सेक्टर्स, ई कॉमर्स के साथ इंटीग्रेट करना, ग्लोबल वैल्यू चेन्स के साथ इंटीग्रेट करना, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को कम करना, क्रेडिट एक्सेस को बढ़ाना,
इंटीग्रेट करना जीएसटी नेटवर्क को और ट्रेड्स प्लेटफॉर्म को, और लास्ट में ऑब्वियसली डिजिटाइजेशन एंड फॉर्मलाइजेशन, ये तो हर जगह ही लिखना है, पूरे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ही लिखना है कि डिजिटाइज करो, फॉर्मलाइज करो, ठीक है। तो उसके साथ हम लोग एक बार जो क्वेश्चन हमें पूछा गया था हम लोग देख लेते हैं कि इस कंटेंट से क्या वो आंसर हो सकता है। तो वी कैन आंसर दिस क्वेश्चन। आप देखो, अगर आपको यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना पड़े तो आप इस डेटा का यूज़ करो, ठीक है, एमएसएमईज़ को इंट्रोड्यूस करने के लिए। एंड यहाँ पे जो हमारे को ये स्टेटमेंट दिया गया ना, फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ रिक्वायर्स इंक्रीज शेयर ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन द जीडीपी, तो ये बढ़ाने की ज़रूरत है, ठीक है। जब ये पूछा गया है और पॉलिसीज़ को बताया गया तो हम लोग पहले पॉलिसीज़ लिख देंगे, ठीक है। पॉलिसीज़ लिखने के बाद हम लोग ये बताएंगे कि इसके बावजूद ये चैलेंजेस एग्जिस्ट करते हैं और उसको ठीक कैसे करना है, तो इन स्टेप्स के थ्रू ठीक करना है, और ये करने के वजह से क्या होगा, हमारा जो फाइनल गोल है वो मीट हो पाएगा, ठीक है। सो पहले स्कीम्स बता देना है, पहले तो इंट्रोड्यूस कर देना है, फिर स्कीम्स बता देना है, इसके बाद भी ये चैलेंजेस हैं आज भी, तो हमें कुछ सजेशंस देना है, और फाइनली ये बता देना है कि इसके थ्रू ये गवर्नमेंट का जो विजन है वो मीट हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे इन जनरल एक कंक्लूजन आप याद रख सकते हो दैट द एमएसएमईज आर लाइफलाइन ऑफ द इंडियाज़ इकोनॉमी, और हमें अगर ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनना है और इंक्लूसिव डेवलपमेंट करवाना है तो एमएसएमईज विल प्ले अ वेरी क्रूशल रोल इन दिस, ठीक है। सो इसी के साथ हम लोग इस वीडियो को एंड करते हैं। आई होप दिस वाज यूज़फुल, ठीक है। मिलते हैं